अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर बोर्ड चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, वर्क डन फ्रॉम दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कि अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वहां से वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में ना हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट को खत्म करते हैं तो वहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है। ये हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कहते हैं अगर हमने ग्राफिकली कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्राफ बनाना है किस किस के दरमियान, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। पहले हम लोग लेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ साथ साथ ड्रॉ भी करूं कि मेरे पास हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ग्राफ बनाना है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट लेती हूँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और फोर्स लेती हूँ मैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ये मेरे पास सेंटर इसका ओरिजिन है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है बच्चे, अगर मैंने कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, कोई चीज़ चेंज ना हो। तो मैं स्टार्टिंग में कंसीडर करती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जीरो था लेकिन फोर्स की वैल्यू ये थी, मैग्नीट्यूड ये थी। मैं डिस्प्लेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अब वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही और उसकी किसी किस्म की मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह की मेरे पास ना एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होती है ना तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होता। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज होती तो वो भी चेंज हो जाता। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फोर्स कौन सी ले रही हूँ, कांस्टेंट। तो इसकी ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए ना मैग्नीट्यूड के। स्टार्टिंग में अगर उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये थी तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करती जा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो था, वैल्यू यहाँ पे थी, फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये देखें इंक्रीज हो रहा है लेकिन फोर्स की वैल्यू वही है, फोर्स चेंज नहीं हो रही, ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है। ये मेरे पास ग्राफ आया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं अगर इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया, अगर मैं इसको नीचे वाला जो एरिया जितना इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के नीचे का एरिया आ रहा है, इसको मैं अगर शेडेड करती हूँ तो ये वाला जो शेडेड एरिया है अगर मुझे इसका पता चल जाए तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे वर्क दे देगा। अब एरिया ये आपको नहीं लग रहा बच्चे इस तरह का ये एक बॉक्स सा बन गया। इस तरह का अगर बॉक्स हो ना तो इसका हम लोग एरिया पता कैसे मालूम करते हैं, हम इसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी हाइट को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैंने एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं एरिया को कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसकी हाइट को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। हाइट में मैं क्या ले रही हूँ, फोर्स ले रही हूँ। विड्थ में मैं इसकी क्या ले रही हूँ, इसकी मैं डिस्प्लेसमेंट ले रही हूँ। ये बेसिकली वर्क के इक्वल नहीं आ गया, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो ये जो मेरे पास बॉक्स सा बन रहा है, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो उस ये जितनी इसकी ये वैल्यू उतनी ये हमारे पास होगी, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो जो इसका एरिया वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। ये कब है, जब आपने कांस्टेंट फोर्स ली थी जिसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही थी ना डायरेक्शन चेंज हो रही। आप कहते हैं अगर वर्क डन आपने वेरिएबल फोर्स के जरिए लेना है, वेरिएबल फोर्स का मतलब है फोर्स चेंज हो रही होगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो सकती है, मतलब या दोनों भी चेंज हो सकती हैं। तो वो वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे लेना है, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ कि मेरे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आपने डिस्प्लेसमेंट लिया था, अलोंग द वाई एक्सिस आपने क्या ली थी, फोर्स ली थी। ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी सी ट्रिटेड हो गई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ली। स्टार्टिंग में मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में जीरो था, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था आपके पास और फोर्स भी जीरो थी, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब आपने क्या किया, फोर्स लगाना शुरू की, फोर्स लगाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ता जाएगा, लगाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे पास एक है, मैग्नीट्यूड जीरो थी पहले फोर्स की, अब ये बढ़ती जा रही है, पहले अब यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। तो ये इंक्रीजिंग फोर्स है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये मेरे पास जो ग्राफ है ये काइंड ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है जिसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड जीरो थी, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो अगर इसके नीचे का एरिया जो है उसको मैं अगर फाइंड आउट कर लूँ तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको वर्क डन दे देगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। लाइक इसी कहते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे फोर्स होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें फोर्स वेरिएबल्स होती है, टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होती जाती है। जैसे वो कहते हैं आप क्या करें, एक स्प्रिंग ले लें, जब उसको खींचते हैं तो स्टार्टिंग में उसको स्ट्रेच करना आसान होता है लेकिन बाद में मुश्किल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से लाइक मतलब अगर ये स्प्रिंग है, मैं स्टार्टिंग में इसको दोनों एंड से पकड़ते खींचती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, तो स्टार्टिंग में उसको खींचना आसान होता है लेकिन जैसे जैसे वो मजीद उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तो मजीद इसको खींचना मुश्किल होता जाएगा, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाती है। इसी तरह से अगर कोई रॉकेट है वो ज़मीन के ऊपर है तो उसके ऊपर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ज़मीन से ऊपर जाता जाता है तो ग्रेविटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला पढ़ते हैं ना, F = G m m/r² के जो फोर्स
फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, कि जितना वो ज़मीन की सरफेस से आप दूर जाते जाएंगे फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसी तरह से अगर रॉकेट जो है वो ज़मीन से दूर जाता जा रहा है तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब चेंज होगी, ठीक है, वेरिएबल फोर्स होगी। कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पे ये फिगर आपको शो की हुई है 5.5 की, इस तरह का आपके पास एक ग्राफ है, इसका आपने वर्क डन कैलकुलेट कर। अब ये आपको कोई शेप नहीं बता रहा, मतलब कोई इस तरह से प्रॉपरली, मतलब मेरे पास वो कहता है ये सपोज करें कि मेरे पास अलोंग द एक्स एक्सिस आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, अलोंग द वाई एक्सिस आपने फोर्स ली। अब इस सिचुएशन में क्या है कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फोर्स हमने कांस्टेंट नहीं लेनी, वेरिएबल लेनी है, तो मैं वेरिएबल अगर फोर्स को एंगल थीटा बना रही है तो मैं उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ले लूँगी, कॉस थीटा, क्योंकि इससे पहले हमने डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स है, कोई एंगल चेंज हो रहा है, कोई वेरिएशन आ रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉस थीटा। ये हमने ना प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फोर्स है वो कंपोनेंट थीटा बना रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, तो हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क डन के लिए वो उसका कॉस थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मैं कोई वेरिएबल फोर्स ले रही हूँ तो मैं अलॉन्ग दी वाई एक्सिस सिर्फ कॉस थीटा ही ले लूंगी, क्योंकि मुझे पता है फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है मेरे पास किसी वजह से वर्क आ रहा होता है, कॉस थीटा की वजह से आ रहा है। सपोज करें मैं इनके दरमियान जो है ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, तो मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स की, फोर्स मेरे पास चेंज हो रही है और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, तो मेरे पास फोर्स के लिए ना इस तरह से एक ग्राफ आ जाता है। अब इस तरह से एक ग्राफ आ गया तो आपको नहीं लग रहा कि ये ना तो स्ट्रेट लाइन है ना ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई इन बिटवीन सा ग्राफ है। तो इस तरह के ग्राफ का जो नीचे का एरिया है उसका तो मुझे फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे तो एरिया का पता ही नहीं है कि ये किस तरह का है, ये आइदर बॉक्स है, ये ट्रायंगल है, क्योंकि हर शेप के लिए ऐसे पीछे एरिया का फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह की शेप के लिए मुझे तो फार्मूले का ही नहीं आइडिया। तो कहते हैं उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये जो ग्राफ है इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पैच लैदा ले लूंगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पैच लैदा ले लूंगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पैच लैदा ले लूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पैच लैदा ले लूंगी। तो उसको छोटे छोटे सेगमेंट से छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, पहले यहाँ से यहाँ तक मैं फोर्स वैल्यू लूंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। सपोज करके मैंने कहा कंसीडर किया कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो है कंपोनेंट, मैंने इसको अलोंग द एक्स एक्सिस मिला दिया। अब अलोंग द एक्स एक्सिस मिलाया, मैंने कहा इसके लिए जो इंटरवल है मैं इसको डेल्टा D1 बोल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लिया, इसको मैंने एक्स एक्सिस में मिला दिया, मैं इसको कह देती हूँ कि मेरे पास जो इंटरवल है वो डेल्टा D2 है। मैंने छोटे छोटे इसको पाथ एलिमेंट्स में इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब इसके लिए एफ कॉस थीटा होगा, मैं फोर्स है तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस थीटा ले रहे थे ना, मुझे मैं इसको नाम दे दूंगी। अगर पहला इंटरवल है तो मैं इसको कॉस थीटा 1 दे दूंगी, ये सेकंड इंटरवल है तो इसके लिए छोटा सा पार्ट है, इसको मैं एफ कॉस थीटा 2 बोल दूंगी, ये थर्ड है तो मैं इसको एफ कॉस 3 बोल दूंगी, ये फोर्थ है तो मैं इसको इस तरह से बोल दूंगी। ये मेरे पास कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे ना डिटेल थोड़ी सी मिसिंग कि अगर मेरे पास इस तरह से ग्राफ आता है ना, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सपोज करेंगे मैं कहती हूँ पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल लूँ। अब मुझे इसके नीचे का एरिया लेना है, तो मैं क्या करती हूँ इसको एक्स एक्सिस से मिला देती हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस से मैंने इसको मिला दिया, तो यहाँ से मेरे पास जो इंटरवल आएगा मैं उसको डेल्टा D1 बोल दूँ, ठीक है। ये जो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से मेरे पास वाई एक्सिस कौन सा लेना है, तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो मेरे पास ड्रॉ की जाएगी वो ये हो। अब यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स आएगी वो कांस्टेंट फोर्स है, कॉस थीटा आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल ले रही हूँ तो मैं इसको भी क्या करूँगी, एक्स एक्सिस मिला दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा D2 आ जाएगा, और यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन हूँ, तो ये मेरे पास एफ फोर्स की वैल्यू दे देगा, तो मैंने जो वैल्यू लेनी है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखें जब मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, तो मैं इसके लिए वर्क डन अलहदा से कैलकुलेट करूंगी, इसके लिए वर्क डन अलहदा से कैलकुलेट करूंगी, इसके लिए वर्क डन अलहदा से कैलकुलेट करूंगी। आपको नहीं लग रहा मुझे ये एक रेक्टेंगल सी बन गई है। अब अगर ये इसकी रेक्टेंगल बन गई है तो इसका मतलब है मैं दो साइड्स को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो वर्क दे देगा, मतलब मैं इसकी रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, इसकी हाइट को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हाइट में क्या है एफ कॉस थीटा और विड्थ में क्या है डेल्टा D1, तो ये मेरे पास वर्क नहीं आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ डेल्टा D1 इंटू कॉस थीटा 1। तो मेरे पास फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा कॉस थीटा 1।
इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी रेक्टेंगल के लिए आपको लग रहा है कि ये मेरे पास एक सेकेंड रेक्टेंगल है, इसका मैंने वर्क कैलकुलेट करना है, तो मैं इसकी हाइट को इसकी विड्थ के साथ, रेक्टेंगल बोलते हैं मुझे जिसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ होती है वो सेम होती है, उसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है इसकी हाइट को विड्थ के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ डेल्टा डी टू कॉस थीटा। कहते हैं अगर आपने टोटल वर्क करना है तो सब इंडिविजुअल जो वर्क आ रहे हैं सबको एड अप कर देंगे, सबकी वैल्यू डाल देंगे, फर्स्ट वाले की ये आ गई है, कॉस थीटा वन पहले लिखते बाद में लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से टू की, थ्री की एंड फोर एंड सो ऑन, सबको सम अप करना है तो सब हमारे पास ऐड कर देंगे। बच्चे जब इस तरह से कोई लंबी क्वेश्चन आ रही हो ना तो हमारे पास उसको सम करने का तरीका क्या होता है, आप समेशन साइन डालते हैं, आप पूरा एक फैक्टर लिख देते हैं, जो चीज़ चेंज हो रही होती है जहाँ पे 1 2 3 आ रहा होता है वहाँ पे आई लिख देते हैं, तो एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई आ जाए। अब समेशन, कुछ बच्चे इसको समेशन बोलते हैं, कुछ इसको सिग्मा बोलते हैं, इन सबके साथ आई लिख दिया, अब आई की रेंज बतानी है, ये कहाँ से चेंज हो रहा था, 1 से 2 पे जा रहा था, 2 से 3, 3 से 4 अप टू सो ऑन एन तक, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 1 से एन, इसकी रेंज आ जाएगी फ्रॉम 1 टू एन। टोटल वर्क डन आ गया फ्रॉम 1 टू एन, ये वर्क डन है फॉर दी वेरिएबल फोर्स। ये वर्क डन का केस था कि हमारे पास वर्क डन हम लोगों ने ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट फोर्स है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल फोर्स है तो हमारे पास लेस से ये एक वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अगर ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया हमें पता होता है, ट्रायंगल के लिए एरिया का जो हम मतलब इस तरह से अगर ट्रायंगल आ रही हो ना तो हम क्या करते हैं 1/2, क्योंकि पूरे बॉक्स का हाफ होता है तो इसके साथ 1/2 लगा दिया जाता है और इसकी हाइट को इसकी लेंथ के साथ, मतलब लेंथ को कह लें, इसको हाइट कह लें, इसको हाइट कह लें, इसको विड्थ कह लें, या इसको बेस कह लें, इसको हाइट कह लें, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन केस अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सा ग्राफ आ रहा है, तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, आपको नीचे का एरिया नहीं पता चलता तो आप क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, सच दैट हर इंटरवल को आपको एक बॉक्स की फॉर्म में लगे, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लगे, एक रेक्टेंगल के ऊपर आप एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन एक के लिए दूसरे के लिए सबको लास्ट पे ऐड अप कर देंगे, तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, इसको एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मुझे explain work done by a constant variable force using the force displacement graph। तो आपने constant के जरिए भी बताना है और वेरिएबल का फोर्स के जरिए भी बताना है, तो किसके जरिए बताना है, ग्राफिकली। तो आज का जो टॉपिक है वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। मजीद इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।